हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। घर में हैं, सुरक्षित हैं, घर का ही खाना खा रहे हैं। बाहर का खाना अभी तो बंद है, तो हम बाहर का खाना ना खाने जा सकते हैं ना खाने आ सकते हैं। तो ये जो हमें बाहर खाना मिलता है, मैंने सोचा चलिए आज हम इसी के बारे में बात करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, या फिर खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। तो हम जो बाहर खाते हैं, जो हमें घर से बाहर मिलता है, ये उसके बारे में है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की खाने पीने की व्यवस्थाएं और इसी के साथ साथ उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं। तो व्यवस्था भी पढ़ेंगे और अलग अलग सेवाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इन भोजन सेवाओं की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये फोटो देखो, इसमें हम घूमने जा रहे हैं, जा तो नहीं सकते पर सोच तो सकते हैं। बाहर घर से निकलते ही थोड़े समय के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, वो चाहे ऐसा खाना हो जो बाहर बना हुआ हो या फिर ऐसा खाना हो जो हमें पैकेट में बंद मिलता हो। दोनों तरह का खाना हो सकता है। ये हम दुकान से खरीद के खा रहे हैं और ये हम अपने साथ ले जा सकते हैं, पैकेट में लेकर रख भी सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा देर के लिए जाते हैं तो हमें होटल मिलता है। होटल अगर मिलता है तो भी हमें वहाँ पर भी खाना चाहिए। घर में कोई पार्टी है, सेलिब्रेशन है, शादी है, तो यहाँ पर भी हमें खाना चाहिए। हम अगर मंदिर तक में जाते हैं तो हमें खाना चाहिए। खाने में हमें क्या मिलता है? प्रसाद। वो भी खाना है, उसे भी कोई बनाता है। तो ये इतनी सारी हमारे पास चीज़ें हैं, इन सब पे खाना चाहिए। और ये तो कुछ है, आप ज़िंदगी में देखोगे हर जगह हमें खाना चाहिए जो कि स्वादिष्ट हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और सुरुचिपूर्ण ढंग से हमें दिया गया हो। अब आगे बढ़ने से पहले ये खान-पान सेवा व्यवस्थाएँ या फिर केटरिंग क्या होता है? केटर का मतलब होता है इंग्लिश में कि किसी की ज़रूरतों को पूरा करना। तो केटरिंग का मतलब औरों की ज़रूरतों को पूरा करना। अब यहाँ आप देखो, ये लेडीज़ खाना बना रही हैं इस फ़ोटो में। इसमें आदमी खाना बना रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का है। अब इन दोनों में जो ये खाना बना रहे हैं, क्या होगा, बनने के बाद ये बाहर दिया जाएगा। तो जैसे ही खाना बाहर दिया जाता है उसे हम केटरिंग कहते हैं। तो भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं खान पान व्यवस्था सेवाएं कहलाती हैं। जो हम घर से बाहर खाना देते हैं वो होती है खान पान व्यवस्था। कुछ लोग भोजन समूह जो है भोजन तैयार करते हैं और उसे लोगों के घर में या ऑफिस में भेज दिया जाता है। ये घर से ही सेवा चलती है, तो गृह आधारित सेवा भी कह सकते हैं। और उसमें बहुत सारी लेडीज भी काम करती हैं, अपने घर में खाना बनाती हैं और ग्राहकों को तो पहुंचा देती हैं। जहाँ पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, लोग अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास खाना बनाने की तरीके नहीं है, असमर्थ है, वहाँ पर ये भी काम होता है। और कुछ चलती फिरती दुकानें भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग अपनी कैब में या फिर ठेलों पर खाना जो है देते हैं। सामुदायिक गतिविधियाँ, मेले होते हैं, प्रदर्शनियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या बिना खाए हम कभी लौटते हैं? वहाँ भी हम कुछ खाते हैं, वो भी खाने की केटरिंग है। रैली हो रही है, मीटिंग है, सेमिनार है, इन सब में भी खाना भेजा जाता है, कॉन्फ्रेंस है। तो इन सब व्यवस्था ये इतनी बढ़ गई हैं खाने की जगहें कि इसमें बहुत सारी हमारे पास जीविका या करियर के ऑप्शंस हैं। इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि केटरिंग में हम क्या-क्या कर सकते हैं। अब केटरिंग के ऑप्शन से पहले, केटरिंग इतनी बढ़ क्यों गई है? खाने-पीने की ये जो व्यवस्था है ये इतनी बढ़ क्यों गई है? सबसे पहला है परंपरा और संस्कृति। परंपरा और संस्कृति में आता है कि जैसे हम इंडियन हैं, तो हमारा ज़्यादातर भारतीय खाना हम ज़्यादा खाएँगे। हमारे यहाँ आप देखोगे तो खाना जो भारतीय वाला है उसमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ढोकला भी मिल जाएगा, समोसा भी मिल जाएगा, पकौड़े भी मिलेंगे। ये सब हमारी अपनी संस्कृति है। धार्मिक प्रथाएं, हमारे व्रत हो, नवरात्रि हो, रमादान हो, तो बाजार में आप देखो, आपको सारे ऐसे आपको देखोगे, आप बाजार में खाने की जगहें खाली पड़ी रहेंगी। अगर कोई स्पेशल फेस्टिवल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो आप देखोगे बहुत सारे केक्स हैं। ये धार्मिक प्रथाएं। औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिक विकास, इन दोनों ने क्या किया, जो खाना हम पहले 2 दिन में बनाते थे, अब हम वो 2 घंटों में बना सकते हैं। हमारे पास बड़े-बड़े बनाने के लिए साधन हैं, रखने के लिए भी साधन है। हमारे अवन इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, फ्रीज़र बड़े-बड़े हैं, गैस भी इतनी बड़ी-बड़ी हो गई हैं कि हम बहुत जल्दी बना लेते हैं। और उसके साथ आता है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। हमारे समाज में भी अब ये परिवर्तन आया कि जो लोग पहले सोचते थे बाहर खाना खाने जाना पैसे की वेस्टेज है, इसको इस पैसे को बचा लो, वो भी अब सोचते हैं कि हर दिन तो घर में खाते हैं, कुछ बदलाव के लिए बाहर जाना ज़रूरी है। तो हमारी आर्थिक और सामाजिक सोच में भी परिवर्तन है। और वैश्वीकरण, ये बहुत ज़रूरी है। पहले हम अपना इंडियन खाना ही खाते थे, अब आप देखो, आप नूडल्स भी खाते हो, पिज़्ज़ा भी खाओगे, बर्गर भी चाहिए। ये क्या हमारा खाना है? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वैश्वीकरण हुआ, बाहर के लोग यहाँ आए और हम बाहर गए, तो वो वाले हमें अलग-अलग स्वाद मिले। और जो है इन स्वादों के साथ हमने बहुत सारी नई-नई चीज़ें ट्राई करने की भी कोशिश करी। जो लोग पहले बिल्कुल ट्राई भी नहीं करते थे, अब वो नई चीज़ें ट्राई भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। सीखने की भी कोशिश करते हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लें कि ये मूलभूत तभी हम इसको आगे कर पाएँगे
जब हम देख लेंगे कि इनके मतलब क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है भोजन सेवा उद्योग कंपनी। ये क्या है? जब भी हम घर के बाहर किसी को भी खाना देते हैं, तो वो भोजन सेवा उद्योग कंपनी होती है। चाहे ये महँगे होटल हों, रेस्टोरेंट हों या सस्ते-सस्ते जो हमारे आस-पास ठेले हैं, फ़ास्ट फ़ूड की दुकानें हैं, ये हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेडी खाना दे रही है, ये खाना सर्व कर रही हैं, तो घर के बाहर का है, हम किसी और को दे रहे हैं, तो यह भोजन सेवा उद्योग कंपनियाँ। अब भोजन सेवा प्रबंधन क्या है? इस खाने में और इस खाने में क्या फ़र्क है? ये आपने खाना दे दिया, यहाँ पर आप देखो आपने कितने करीने से उसे लगाया है, कलात्मक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से। तो जब हम इन कौशलों का इस्तेमाल करते हैं व्यावसायिक तरीके से, तो इसे हम कहते हैं भोजन सेवा प्रबंधन। जितना ज़्यादा पैसा आप खर्च करेंगे इस प्रबंधन की, उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आपको और ज़्यादा स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम खान-पान व्यवस्था भी कहते हैं। भोजन सेवा तैयार खाद्य पदार्थ, इसमें क्या है? जो तैयार खाद्य पदार्थ हैं, उनको सप्लाई करना इसमें आ जाता है। जैसे आपका ज़ोमैटो है, स्विगी है, इन सब ये लोग क्या करते हैं? बना बनाया खाना लेते हैं और उसे अच्छे से ढंग से पैक करके आप तक पहुंचा देते हैं। तो कलात्मक रूप से सप्लाई कर देते हैं, जो बिल्कुल हेल्दी होता है, लीक नहीं करता। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो लेडीज हैं क्या कर रही हैं? ये खाना बना रही हैं, ये सिर्फ बने बनाए खाने को सर्व कर रही हैं। तो जब हम सर्व करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वह भोजन सेवा तैयार खाद्य उद्योग। और आखिरी है मेन्यू, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये सबसे पहला है। क्यों? क्योंकि जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमारी व्यंजन सूची क्या है, हमें क्या-क्या बनाना है, उसके बाद ही ये तय होता है कि हमारे को सामग्री क्या चाहिए, उपकरण क्या चाहिए, कर्मचारी कैसे चाहिए, किस कैलिबर के चाहिए। मान लो हमें अगर 5 स्टार होटल में खाना भेजना है, तो हमें बहुत जो है स्किल्ड लेबर चाहिए, और अगर हमें किसी ढाबे-वाबे में चाहिए, तो हम किसी भी हलवाई को बुला के खाना बनवा सकते हैं। तो ये भी तय होता है। उसके साथ हमें इंडियन देना है, चाइनीज़, उसके हिसाब से हमारा लेबर तय होगा, सामान बर्तन तय होंगे। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। अब हम आते हैं सामाजिक और आर्थिक महत्व खाना बनाने का। इसमें आप देखो 2 तरह का खाना हमारे पास होता है। पहला है कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक, और दूसरा है व्यावसायिक, मतलब वेलफेयर और कमर्शियल। इससे ही समझ में आ रहा है कि क्या फ़र्क है दोनों में। एक जो है समाज सेवा के लिए है और दूसरा फ़ायदे के लिए। तो ये जो हमारी कल्याणकारी है, ये परोपकार और समाज कल्याण के लिए है। ये चाहते हैं कि लोगों को भरपेट भोजन मिले, कोई भी भूखा ना रहे। इसमें हम फ़ायदे का ध्यान नहीं रखते, और अगर फ़ायदा हो जाए तो वो थोड़ा बहुत, तो हम उस मोटिव से नहीं चलते। हो जाएगा थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं। इसका एग्ज़ाम्पल जैसे हम सेना में खाना देते हैं या स्कूलों में मिड डे मील वगैरह पहुँचाई जाती है, ये उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। और उद्योगों में जो लोग अपने मज़दूरों को खाना देते हैं, वो भी इसी में आता है। तो वो हम सस्ता देते हैं या फ्री में देते हैं, उससे आगे जो पैसा लगता है वो कंपनी भरती है। और ये करते कैसे हैं? जो जना खाना दे रहा है, जो केटरर है, उसको पैसे पहले ही दे देते हैं और वो उतने में ही खाना देता है। तो उसका प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम होता है और कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, उनका सीधे कंपनी से टाई अप होता है। लेकिन इसमें सब लोग खाना नहीं खा सकते। जिसके लिए खाना बना है सिर्फ़ वही खाएगा। जो कमर्शियल सेवा है, इनका क्या रीज़न है? ये जो है, जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। अगर मैं चाहूँ मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो क्या ये कल्याणकारी सेवा में मिल जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा। तो ये लोगों को पैसा कमाने के लिए देते हैं, इनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। और इसका महत्व क्या है? कि ये ज़रूरतें हमारी पूरी करते हैं, हमारी इच्छाएँ पूरी करते हैं, और ये पर्यटक और पर्यटन उद्योग में भी बहुत मदद करते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, उनसे विदेशी मुद्रा भी हमारे देश को मिलती है। तो ये अपनी सेवा के बदले में हमारे देश में धन भी लेकर आता है। और जो लोग होटल में रहने आते हैं, हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अलग-अलग देशों में सहयोग बढ़ता है, हम और देशों के बारे में जानते हैं। तो ये जल्दी से, ये जो टेबल हमारी किताब में दिया है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर है कल्याणकारी सेवा और इधर व्यावसायिक। मिड डे मील में, विद्यालयों में, कैंटीन्स में, ऑफिस की कैंटीन में, जहाँ मुफ्त है, जहाँ पैसे दे रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे है, वहाँ नहीं। संस्थानों में, अनाथालय, जेल हो गया, धर्मशालाएं, ओल्ड एज होम, मंदिरों में, कुछ ऐसे हमारी सोसाइटीज़ हैं जैसे रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन। इस्कॉन आज भी 5 लाख लोगों को खाना खिला रहा है। शिशु सदन और मध्याह्न भोजन या आईसीडीएस, ये हमने पब्लिक न्यूट्रिशन वाले वीडियो में करा था। अगर आप भूल गए हो तो आप वीडियो जाकर दोबारा देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और ये व्यावसायिक वाले, ये बड़े से बड़े 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल को लेकर छोटे छोटे जो हमारे घर के आसपास ढाबे हैं, ठेले हैं, उनको सबको इंक्लूड करता है, जो भी प्रॉफिट के लिए खाना दे रहे हैं। इसमें बड़ा होटल भी हो सकता है, अतिथि गृह भी हो सकता है, फास्ट फूड सेंटर्स, कॉफ़ी की दुकानें, पिज्ज़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल में, मॉल में, पिक्चरों में, सामुदायिक कम्युनिटी सेंटर्स में। श्रृंखला भोजन, ये क्या होता है? जैसे हल्दीराम वगैरह है, बीकानेर है, ये भी इसमें शामिल है, और क्लब वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब हमारे फ़ायदे के लिए, ये अपने फ़ायदे के लिए चलाते हैं दुकानें, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं। अब ये अलग अलग शैलियाँ हैं कि किस किस शैली में हम सर्विंग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो 5 या 7 स्टार होटल, ये कमरा देख रहे हो, ये आप देखोगे राजसी ठाट है, इसमें कितना रॉयल इसे सजाया हुआ है। तो ये जो 7 स्टार होटल होते हैं, ये सुरुचिपूर्ण, शानदार, रमणीय और राजसी होते हैं।
इनमें व्यंजनों में बहुत विविधता होती है। इसमें चाइनीज़ के लिए अलग होटल रेस्टोरेंट होगा, मुगलई के लिए अलग होगा, और कौशल और संसाधनों की ज़रूरत होती है। आप इसमें बिना अच्छे कोर्स को करें, अच्छे कॉलेज से होटल मैनेजमेंट करें, आप इनमें नौकरी नहीं कर सकते। बहुत कुशल पेशेवर चाहिए होते हैं, और इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फेमस होते हैं। इनसे थोड़े छोटे आते हैं हमारे 3 से 4 सितारा होटल, ये आपको दिख रहा है। इसमें कम अलमारी भी है, हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें, और देखने में भी बहुत सुखद और हर्षद माहौल है। इसका जो खाने का स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, साफ़-सुथरा होता है, लेकिन इससे जो है ये नीचे ही रहेगा। इसकी लागत और कीमतें भी कम है, तो इसमें जो लोग काम करेंगे वो भी उतने स्किल्ड नहीं होंगे। इसमें ये लोग नॉर्मल स्किल्ड लेबर को, जो छोटे-मोटे कॉलेज से भी करते हैं, वो भी इसमें नौकरी कर सकते हैं, पर 5 स्टार में नहीं कर सकते। और ये एकदम छोटे रेस्टोरेंट, एकदम छोटे होटल, इसमें आप देखो सिर्फ बेड और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कम से कम उपकरणों की ज़रूरत है। इसमें खाना भी सस्ता होता है, और खाने में व्यंजन भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। इनका लिमिटेड होगा, दाल रोटी है, चावल है, और आप उसी में से आपको चूज़ करके खाना होता है। अब जब हम खाने की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे हम तय करते हैं कि हम खाना किस तरह से लोगों पर पहुंचाएंगे। तो वो पहुंचाने की जब बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि खाना कहाँ तैयार किया गया है और उसे सर्व कहाँ किया जा रहा है। क्या हम खाना जहाँ बना रहे हैं वहीं पर उसे सर्व कर रहे हैं, या हम खाना कहीं बना रहे हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर हम उसे सर्व कर रहे हैं। तैयारी और सेवा के बीच का समय कितना है, क्या वो खाना खराब तो नहीं हो जाएगा। भोजन खरीदे, हम भोजन को किस रूप में खरीद रहे हैं, क्या हम राशन की तरह खरीद रहे हैं, पूरा बना बनाया खाना ले रहे हैं, या ऐसा खाना ले रहे हैं जो हमें गर्म करना है। और उसे संभालेंगे कैसे, लाने के बाद क्या हमारे पास बर्तन है, किस तरह से उसे सेव करेंगे। और श्रम और उपकरण हमें कैसे चाहिए, हमें कितने बर्तन चाहिए, हमें हमें ओवन चाहिए, गैस चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये सब हम इसमें देखते हैं। ये देखो हमारे यहाँ कितने क्विजीन्स हैं, इटालियन है, इंडियन है, अमेरिकन है। इसी के हिसाब से हम तय करेंगे कि हमें कौन से उपकरण चाहिए, कितनी मात्रा में कौन सा सामान चाहिए। अब फूड सर्विसेज किस तरह की हो सकती है, हमने ये तो देख लिया क्या क्या चीज़ें हमें देख के तय करना होता है हम कैसे देंगे। तो ये 4 तरह की है। परंपरागत, जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, खाना बनाया और सर्व कर दिया। कॉमिसरी, तैयार भोजन संबंधी सेवाएं, या फिर संयोजक या असेंबली से। अब इनको हम अभी डिटेल्स में देखेंगे आगे की स्लाइड में। सबसे पहले हमने परंपरागत की बात की, तो हम परंपरागत देखते हैं। ये खाना आपको इसमें रखा हुआ दिख रहा है। तो ये खाना क्या होगा, यहाँ पर कहीं इसका किचन होगा, ये खाना बन रहा है, और आप देखो यहाँ पर कोई स्टोव नहीं रखा है, कहीं कहीं पर फ्रीजर नहीं है, खाना बना और इन्होंने टेबल पे रख दिया, सब आकर अपना खाना ले लेंगे। तो यहाँ पर परोस परिसर में ही रसोई घर होता है, और वहीं पर खाना परस देते हैं। खाना तैयार करने में और सर्व करने में ज़्यादा देर नहीं होती, गरम का गरम या ठंडे का ठंडा हम दे देते हैं। इसको वितरण कैसे करते हैं, जहाँ पर खाना बन रहा है उसी के बगल में हम दे देंगे, या फिर इसे ट्रे में सजाकर, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है, हॉस्पिटल में खाना बनता है, मरीजों को ट्रे में दे देते हैं। तो ये अस्पतालों में यूज़ होता है, स्कूल के कैफेटेरिया में यूज़ होता है, स्कूलों में, कैंटीन में, यहाँ पर ये सब जगह यही वाला खाना का तरीका बनता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, हमारी मनपसंद की हम चीज़ें बना सकते हैं, मौसमी सामग्री ले सकते हैं, जैसे आजकल आम आ रहा है तो हम आम की चीज़ें ले सकते हैं। इसमें गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वहीं पे खाना बना रहे हैं और वहीं पर दे रहे हैं, तो हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हमारा जो मेन्यू है वो लचीला है। मान लीजिए अभी मेरे पास कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, या एकदम से किसी ने कहा मुझे चावल और तरह के चाहिए, पीले चावल चाहिए, तो हम उसे बदल भी सकते हैं। और वितरण लागत कम है, क्योंकि हमें कोई मशीनें नहीं चाहिए, हम अपने आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें तनाव बहुत है। तनाव क्यों है, मान लो मुझे 1000 लोगों का खाना बनाना है एकदम से। किसी दिन मेरे को 10 100 का ही मिला, किसी दिन 1000 का, तो जिस दिन 1000 मिला उस दिन मेरे पास इतना काम होगा कि टेंशन हो जाएगी। और वेस्टेज बहुत है, 1000 का खाना बना है, 500 लोग आए, 500 लोगों के खाने का मैं क्या करूंगी, तो वो सारा वेस्ट होगा, क्योंकि मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है। दूसरा जो तरीका आता है हमारे पास, वो है कमिसरी फूड सर्विस सिस्टम, या फिर रसद विभाग। इसमें क्या होता है, ये आपको आईडी दिख रहा है, ये किसका है, ये कैफे कॉफी डे का ऐड है। तो इसमें क्या होता है, भोजन एक स्थान पर केंद्रित रूप से बनता है। मान लो ये हमारी किचन है, यहाँ पर भोजन बनेगा, और इसे प्रौद्योगिकी का त्याग करके, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके, हम इसे अलग अलग जगह पर भेज देंगे। और इन इन सब जगहों पर ये लोग अलग अलग आगे लोगों को प्रोवाइड करके बेच देते हैं। तो परोसने वाला और उत्पादन के इन दोनों अलग है। हमें यहाँ भी सुविधाएं देने की जरूरत है, और यहाँ भी सुविधाएं देने की जरूरत है, और फिर अलग अलग आउटलेट से भेज देते हैं। इसमें हम बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, पूरा बना बनाया नहीं देते। तो हमने जैसे दूध के शेक का ऑर्डर किया, तो हमने बेसिक शेक है हमारे पास, उसने जो भी फ्लेवर मांगा उसको वो डाला, ऊपर से उसे सजाया और दे दिया। जैसे मैकडॉनल्ड्स में अगर आप आइसक्रीम खाओ, सादी लेनी है तो सादी ले लो, उसमें जो है अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो वो उसी को चॉकलेट में डिप कर देगा, स्ट्रॉबेरी में कर देगा। इसके लाभ क्या है कि हम थोक में खरीदते हैं, सस्ता खरीदते हैं। खाना पकाने के लिए अलग उपकरण और कमियों की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती। इतने छोटे से में आप देखो, पूरा मैकडॉनल्ड का एक छोटा सा जो आइसक्रीम का होता है, जरा सी जगह में चल जाता है। और उसकी क्वालिटी हर जगह एक सी रहती है, क्योंकि वो बना कहाँ था, बना तो एक ही जगह पर था। और इसमें लागत भी कम आती है। बस एक नुकसान है कि इसमें हमें जो लोग बनाने के लिए चाहिए वो बहुत प्रशिक्षित चाहिए, ताकि वो ऐसा खाना बनाए जो सब जगह
जा सके। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉफ़ी कैफ़े, कॉफ़ी डे, बैरिस्टा, ये सब जो हैं ये कमिसरी फूड सिस्टम पर चलते हैं। अगला हमारा जो है वो है रेडीमेड या रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विसेज, तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली। इसमें आपको एग्जाम्पल दिख रहा है मैकेन्स का। तो अब ये जो मैकेन्स का एग्जाम्पल है, इसी से आप समझ जाओगे इसमें क्या होता है कि हम खाना जो बनाते हैं, वो जो खाना है उसे परोसने तक, खाना हम बहुत जल्दी बना के रख लेते हैं, तो जब तक वो परसते हैं हम, तब तक, तो जब ये जो है जब तक हम परसते हैं तब तक उसको जो है हम हिम शीतित रखते हैं, मतलब उसे हम फ्रीज करके रखते हैं। और जब हम उसे फ्रीज करके रखते हैं तो वो ठंडा रहता है। और इसकी उपलब्धता कहाँ है? बड़े शहरों में है, लेकिन ये अस्पताल और रेस्टोरेंट में भी होते हैं। इसके उदाहरण में अब तो इसमें आपको कटलेट, पराठे, सब कुछ मिलेगा, टिक्की बनी हुई मिल जाती है, कटलेट्स, चीज़ रोल, सब कुछ है। और कुछ कंपनीज हैं जो इसको बेचती हैं। अब इसका लाभ क्या है? असमान और तनाव कोई नहीं होता, हमने सब कुछ तैयार रखा है, लोग आए और हमने उसे गर्म करके दे दिया। लागत इसमें कम है, हमें कोई स्पेशल लेबर नहीं चाहिए, बस हमें उसे तलना है और दे देना है। मेन्यू और भाग का आसान प्रबंधन, अगर मुझे किसी को 4 टिक्की देनी है तो मैं 4 सेकूंगी और 4 दे दूंगी, सब बराबर होंगी, कोई बड़ी नहीं है कोई छोटी नहीं, बराबर है। नुकसान क्या है कि हमें जमने के लिए बड़े बड़े फ्रीजरों की जरूरत पड़ती है और खराब होने की बहुत गुंजाइश है। मान लो मैंने इसे एक बार बाहर निकाल दिया और ये पिघल गया, तो ये खराब हो जाएगा और आगे फिर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट है हमारी असेंबली सर्विस सिस्टम या फिर संयोजक असेंबली प्रणाली। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है हम जो भी यूज़ करते हैं वो सब एकदम पूरी तरह से तैयार है। पूरा तैयार खाद्य पदार्थ लेते हैं, जब हमें परोसना होता है सिर्फ इसकी सीजनिंग कर देते हैं, इसे पिघलाना गलाना जो करना है सिर्फ उतना गर्म करेंगे और हम इसे तुरंत जहाँ पे हमने तैयार, यहाँ से अगर हमने खरीदा है तो ये पूरा बना बनाया खरीदेंगे और हम बस उसे सजाएंगे और दे देंगे। अब इसमें जो है निर्माण की प्रक्रिया और वितरण की प्रक्रिया दोनों अलग है। जैसे गोलगप्पे या पानी पूरी, इसमें आप देखो गोलगप्पे बने हुए हैं, ये क्या करेगा, इसमें बस पानी डालेगा और ये खाने के लिए तैयार है, तो सब कुछ पहले से तैयार है। तो इसमें कोई तनाव नहीं है। इसमें हमें जो है भाग का प्रबंधन बड़ा आसान है, हम बना के लाएं, अगर हमें दो दो देने हम दो दो दे देंगे, एक प्लेट में 5 है तो हम 5 दे देंगे। और जो है जगह पर बिल्कुल खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, बहुत समय नहीं लगता है। लेकिन इसमें हम जो है बहुत सारी चीज़ें बना के नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम चाहें 10-12 चीज़ें हम पहले से ही बना लें तो वो मुश्किल है। फ्रीज़र माइक्रोवेव की ज़रूरत है, अगर ठंडा है तो हमें उसे जमाना पड़ेगा, अगर गर्म है तो उसे गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए ऊर्जा की खपत होगी और यहाँ पर ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसको प्रिजर्व करने में थोड़ी मेहनत लगती है। ये हमारे चारों सर्विस सिस्टम्स हो गए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी स्लाइड है वो है मेन्यू की। मेन्यू में अब हम क्या देखेंगे? मेन्यू में हमें देखना है कि, पर मेन्यू से पहले, कि ये जो भोजन प्रबंधन करता है इसको ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है, इसको कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो संगठनात्मक और प्रबंधन कौशल होना चाहिए, ताकि उसके अंडर जितने भी लोग हैं वो उनसे काम करा सके। व्यंजन सूची नियोजन, खाद्य चयन, परोसने के इन उपकरणों के बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए। फिर क्या है कि उसको जो भौतिक जगह है वहाँ पर उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, किचन के लिए भी और बाकी जगहों के लिए भी, बैठने की जगह भी होनी चाहिए, सामान रखने की भी। और अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब जो वहाँ पर वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको डिस्पोज कैसे करोगे, जो कूड़ा वहाँ का है उसे कहाँ पर हटाएंगे, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। और सुनिश्चित करें कि वहाँ पर सफाई पूरी हो और हाइजीन पूरा हो, वो गंदगी ना हो वहाँ पर, वरना आप क्या गंदगी में खाओगे। और लागत नियंत्रण होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट ज़रूर मिलना चाहिए, नहीं तो जो है आपका प्रॉफिट, काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और सारी प्रक्रिया जो है वो एनवायरनमेंट या पर्यावरण हितैषी होनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मेन्यू जो मैंने कहा था सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? ये आप देख रहे हो मेन्यू कार्ड ही है। मैंने किया क्या है, एक मेन्यू कार्ड के बीच में मैंने यहाँ पर, जहाँ पर आपका खाना लिखा होता, मैंने खाने की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, उसकी डेफिनेशन, और यहाँ पर लिखे होते हैं उसके दाम, कितने रुपए की है वो चीज़। तो हम देख रहे हैं व्यंजन सूची जो है संप्रेषण का एक साधन है, मतलब आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में आगे बता रहे हो, और इससे क्या होता है, उपभोक्ता को सूचित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ कौन कौन से वहाँ पर दिए जाएंगे। अब संगठन की सफलता जो है व्यंजन सूची पर बहुत निर्भर करती है। आपके अगर पेपर में आए और सुंदर सा मेन्यू हो तो हम वहाँ पर उसे मंगाने का, वहाँ से खाना सोचते हैं, क्योंकि यही हमारा मार्केटिंग है, यही हमारा एडवर्टीजमेंट है। और लिखित व्यंजन सूची को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों में बदलना ये प्रबंधक का काम है। उसको देखना चाहिए जो मेन्यू हमें मिला है, जिस चीज़ का भी ऑर्डर मिला है, वो खाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मेन्यू में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, कैसा होना चाहिए मेन्यू। मेन्यू जो है आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि एक विज्ञापन है। दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। आप रेस्टोरेंट में देखो कैसे कैसे शहनशाही पनीर, लबाबदार
अकबरी दम आलू और ऐसे ऐसे नाम होते हैं, क्यों? उसे दिलचस्प बनाने के लिए। पर उसमें श्रम और लागत ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। हमारे पैसे बहुत लग गए तो वो भी बेकार है, कंप्यूटर से ही बन जाती हैं आजकल। उसमें जलवायु, मौसम और जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो ही ध्यान में रख के हमें मेन्यू बनाना चाहिए। और पैसे जो हैं वो लिमिट में ही होने चाहिए, पैसों के अंदर ही काम हो जाना चाहिए। कौन से समय का खाना है, मान लो आप नाश्ता दे रहे हो तो अलग चीज़ें बनाओगे, रात का खाना दे रहे हो तो अलग चीज़ें बनाओगे। कैसी पार्टी है, छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, किस तरह से हम उसे सर्व करेंगे। और ये बहुत ध्यान रखें कि रंग जो है एक जैसे ना हो। ऐसा ना हो आपने सारी हरी चीज़ें बना दी, हरी सब्जी भी है, कबाब भी हरे हैं, आपका स्प्रिंग रोल भी हरा है, हर कुछ हरा हरा हो। हर रंग का और सुगंध का ध्यान रखना चाहिए, और पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए कि पौष्टिक खाना हो। और व्यंजन सूची के प्रतिरूप और परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का क्रम, पहले हम सूप देंगे, सूप के बाद हम स्टार्टर्स में टिक्का देंगे, स्प्रिंग रोल देंगे, और उसके बाद हम खाना देंगे, फिर मिठाई, ये इसका एक क्रम होता है। और लोगों के खाने पीने की आदतें, मान लीजिए कि हम एक ऐसी मीटिंग में दे रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। अगर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं तो हम कोई उन्हें दाल रोटी तो नहीं देंगे, कुछ ऐसा खाना देंगे जो सब खाएं। तो इस व्यंजन सूची के कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहला कार्य तो है कि ये ग्राहक को बताता है कि वो जो है खाद्य पदार्थ, उसे वहाँ पर क्या क्या खाद्य पदार्थ मिलने वाला है, ये पता चलता है। जो भोजन प्रबंधन है वो ये बता सकता है स्टाफ को कि उन्हें बनाना क्या क्या है, वो भी मेन्यू में अगर उन्हें 4 चीज़ें बनानी है तो वो बना लेंगे। अब तीनों दृष्टिकोण से देखते हैं कि मेन्यू का फ़ायदा किस किस को होता है। अगर ग्राहक की देखें तो ग्राहक को पता होता है कि मुझे कितना खाना मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, और जो मैं पैसा दे रहा हूँ क्या वो उसके लायक है या नहीं। जब उसे लगेगा तभी तो वो ऑर्डर देगा। और कर्मचारियों को क्या फ़ायदा, उन्हें व्यंजन सूची के हिसाब से पता है उन्हें बनाना क्या है। और प्रबंधन को क्या फ़ायदा है कि अगर उनका मेन्यू के हिसाब से अगर खाना अच्छा बना, कर्मचारियों ने अच्छा बनाया, तो ग्राहक जो है वो संतुष्ट होगा, और संतुष्ट होगा तो बार बार उनके रेस्टोरेंट में आएगा और उसको भी फ़ायदा होगा। तो इसमें सबका फ़ायदा है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक, और आपको लग रहा होगा कि इस फील्ड में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी करियर की चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। अब यहीं पे आप देखो कितना अच्छा खाना रखा हुआ है, दोबारा से मन तो नहीं करने लगा आपका बाहर खाने जाने का? तो इंतज़ार करिए, अभी केटरिंग नहीं होगी। ये सोचो कि आप आगे चल के कभी केटरिंग कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहो, खुश रहो, और अपने घर का अच्छा खाना खाते रहो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो, उनके साथ भी बांटो जिन्हें अच्छा लगता है। नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो गुड बाय।